हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट, जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन सभी के बारे में हम जानेंगे, जिसमें 3 या 4 वीडियो आएंगी, जिसमें आपके हम ऑलमोस्ट 80 से 90 आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 एवं अनुच्छेद 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इसका आपको सबको पता ही होगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा, अब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो इंडिया और भारत दोनों वर्ड क्यों लिखे गए? क्वेश्चन ये भी आता होगा। तो दोस्तों, जब संविधान सभा संविधान बना रही थी, तब उसमें इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो रहा था, इस बात को लेकर विवाद हो रहा था कि अपने देश को संविधान में किस नाम से संबोधित किया जाए, अर्थात सब देश के लिए क्या नाम लिखा जाए संविधान में। कुछ लोग इंडिया के फेवर में थे कि इंडिया नाम लिखा जाए, और कुछ लोग भारत के पक्ष में थे कि भारत नाम लिखा जाए। कुछ चाहते थे कि कुछ लोग का ये कहना था कि भारत अब कोई नहीं कहता, इसलिए इंडिया लिखा जाए, जबकि कुछ का ये कहना था कि इंडिया सिर्फ अंग्रेज कहते थे और वो अब इंडिया छोड़ के या भारत छोड़ के जा चुके हैं, और अब सिर्फ हम यानी इंडियंस रह गए हैं, इसलिए अब इसका नाम भारत होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन ये निकला कि हम दोनों ही नाम को अपने संविधान में रखेंगे, और इसलिए उन्होंने कहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसलिए दोनों नाम यहाँ पे यूज कर दिए गए, इंडिया और भारत। और फिर कहा गया कि जो है यह क्या है, यह राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात जो एक संघ है वो कैसा होगा, ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि हमारा जो भारत है वो कैसा है, तो भारत हमारा विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी कि हमारे जो राज्य हैं देश के, उनका तो विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। संघ कैसा है? संघ अविनाशी है। ठीक है, संघ अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता, जबकि राज्यों का विनाश किया जा सकता है। जबकि अमेरिका कैसा है? अमेरिका कैसा है? तो अमेरिका है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी वहाँ पे ना तो राज्यों का विनाश किया जा सकता है और ना ही संघ का विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? 1 से 5 के बीच में, 5 से 11 के बीच में, 12 से 35 के बीच में, या फिर 14 से 32 के बीच में। तो आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसमें से आपका सही ऑप्शन है बी, यानी 5 से लेकर 11 तक क्या है, तो आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में जो है अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अर्थात नागरिकता संबंधी जितनी भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ 5 से लेकर 11 तक है, और उनमें इसके बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात बतलाया गया है। तो इस प्रकार आपका इसमें भी ऑप्शन सही है। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये आप सभी को पता होगा कि किस की मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक किया गया है, अर्थात किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 14 से 32। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, अनुच्छेद 12 से 35, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संविधान में क्या दिया गया है, संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की बात कही गई है या इनको बतलाया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक सारे मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसको प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को प्रदान किए गए, और उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाज के कमजोर वर्ग, ठीक है, कि लोगों को नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए कौन सा अनुच्छेद बात करता है, कौन सा अनुच्छेद बतलाता है। यानी कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, जो कमजोर वर्ग हैं, अब कमजोर किस पर्पज से, तो कमजोर हम मानेंगे आर्थिक पर्पज से, ना कि आर्थिक पर्पज से नहीं, बल्कि सामाजिक पर्पज से। क्योंकि हमारे इंडिया में अब तक जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, जो रिजर्वेशन है अभी भी जो है, वो जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको दिया जा रहा है, ना कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। क्योंकि आर्थिक रूप से यदि आप पिछड़े तो आप अपने कारण से पिछड़े हैं, उसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। यदि आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपके पास ही पैसा होगा। तो जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी फिलहाल अब दिया गया है 10% आरक्षण EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जनरल लोगों कैटेगरी के, उनको अब दिया गया। वरना अभी तक जो रिजर्वेशन की कैटेगरी थी, जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था, वो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही था।
तो अब ये कह रहा है कि समाज के कमज़ोर वर्ग, अब कमज़ोर कैसे, सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए किस अनुच्छेद में बात कही गई है, कौन सा अनुच्छेद है। आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 क्या है, ये नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 15 क्या है, तो अनुच्छेद 15 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 अवसर की समानता की बात करता है और अनुच्छेद 16 जो है वो उसमें आरक्षण की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये कैसा एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि इसके खिलाफ आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको बेल नहीं मिलेगी, और साथ ही यदि किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी तो फिर सामने वाला प्रूफ नहीं करेगा, आपको प्रूफ करना होगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। और साथ ही यदि ये कोई आपके ऊपर इसका आप उल्लंघन करते हैं इस अनुच्छेद का, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिया गया है। जैसे कि 2 अनुच्छेद के अलावा बाकी सभी अनुच्छेदों में एक्सेप्शन केसेस हैं कि हाँ समानता का अधिकार है, लेकिन इन केस में नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बट यहाँ प्रतिबंधित की गई है, लेकिन यहाँ पे इस अनुच्छेद में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन या अनुपवाद नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अपवाद नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। आपके ऑप्शन क्या क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या है, अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई। यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे, खासकर SC और ST कम्युनिटी के, उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जुल्म झेलना पड़ता था, कह सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा तंज सहने पड़ते थे छुआछूत को लेके, और उसी के अंत की बात इस आर्टिकल में कही गई है, या इसके द्वारा उसको अंत करने या ख़त्म करने की कोशिश की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करने की गारंटी देता है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या क्या हैं इसमें, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 19। देखिए आपको पता ही होगा कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अभी 6 हो गए हैं। 6 में से जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए वो पहले से थे, जिसमें था समता का अधिकार, अब हम दूसरे पे आ गए, इसका है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू इक्विटी खत्म हो गया है ना, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया, अब राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार स्टार्ट हुआ। स्वतंत्रता अधिकार में जो पहला अधिकार है आर्टिकल 19, वो कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने, अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19I या फिर अनुच्छेद 20। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता, और प्रेस में क्या होता है, प्रेस अभिव्यक्ति या भाषण ही तो है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि 19 के अंदर ही आएगा। अब 19 के अंदर कई सारे हैं, ABCDEFGHI, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों C, 19I। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता, यानी प्रेस जो हमारे मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया है, इनको जो स्वतंत्रता दी गई है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी छाप सकते हैं, जो उन्हें सही लगता है, उन्हें किसी बिना किसी डर के वो अपनी बात रख सकें, जो एक्चुअल है वो सच जो है वो लोगों के सामने ला सकें, उसकी स्वतंत्रता इन्हें इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 19 से प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संरक्षण से संबंधित है। कौन सा मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण के संरक्षण से संबंधित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, अनुच्छेद 24। यानी अनुच्छेद जो 24 है, आर्टिकल जो 24 है, वो बच्चों के शोषण के संरक्षण से संबंधित है, यानी बच्चों को संरक्षण देता है कि उनका कोई शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन हरासमेंट ना कर सके। और उसकी बात कहाँ की गई है, इसकी बात अनुच्छेद 24 में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब हमने 2 देख लिए, अभी समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। अब ये चौथा अधिकार है धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धर्म एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आएगा उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक ये, तो 25 से लेके 28 तक ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो आता है। तो ये कहाँ से आता है, 25 से लेकर 28 तक। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, आपको दिख ही रहा होगा कि 25 से 28 तक है, और जब धर्म एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो 25 से 28 में एक ही आर्टिकल यहाँ पे दिया गया, 25 बाकी तो नीचे के हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसमें, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आर्टिकल 25, यानी कि अनुच्छेद जो 25 है
वो धर्म एवं अभिव्यक्ति की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या फिर अनुच्छेद 29। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? अब आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब आता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, धर्म संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या ऑप्शन आएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन होते हैं 29 और 30, यानी इन दो आर्टिकल्स में इनकी बात की जाती है। तो आपका ऑप्शन एक क्या सही है? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है अनुच्छेद 25, 26, 27। ये तो उसके होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा, जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक संस्कृति शिक्षा का अधिकार होता है, उसके लिए भी बचाने का अधिकार जो होता है वो आपका इसमें आ जाएगा। तो आपका क्या अनुच्छेद होगा? तो आपका अनुच्छेद होगा 39, यानी डी आपका सही होगा। अनुच्छेद 29, सॉरी 39 नहीं, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों एवं संरक्षण की व्यवस्था करता है। इस प्रकार आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद है ये? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 34। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, यानी कि अनुच्छेद 32। जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है, वो क्या करता है? वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या जाता है ऐसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये 5 तरीके से हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, जैसे हम रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट। ठीक है, 5 प्रकार रिट जारी करता है और उसके द्वारा हमारे अधिकारों की सुरक्षा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा वो भाग 3 था, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, ये तो आपको पता ही, कई बार मैं करवा चुका हूँ, भाग तो करवा ही चुका हूँ। संविधान के भाग 3 में है और ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 1 से 5। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में अनुच्छेद राज्य के नीति तत्वों को लेकर कहाँ कहाँ मिलता है? तो आपके अनुच्छेद हैं, ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 35 से 12 से 35 या फिर 35 से 51। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 35 से 51। तो यानी कि अनुच्छेद जो 35 से 51 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किस अनुच्छेद के तहत एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 42। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, अनुच्छेद 39। यानी कि आर्टिकल जो 39 है, अनुच्छेद जो 39 है, उसमें एक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान की बात कही गई। यानी एक बात कही गई है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकार का दायित्व है। सरकार के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी जहाँ पे सभी वर्ग और धर्म के और समाज के लोग और कास्ट के लोगों को एक जैसा माहौल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 41। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 40। यानी कि आर्टिकल 40 जो है वो राज्य सरकारों एवं ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 39A। अब जब क्योंकि कैपिटल ए जुड़ा है, मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं पे कैपिटल ए है इसका मतलब है कि उसे बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और यदि कहीं पे स्मॉल ए लिखा है इसका मतलब है कि संविधान निर्माताओं द्वारा ही उसे रखा गया था।
अब जब कैपिटल है तो जोड़ा गया है, तो क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता की जो बात की, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, ये किसके द्वारा की गई है? ये इसके द्वारा अनुच्छेद 39A, और इसे जोड़ा कब गया है? तो इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि आपको हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जैसे कि उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें बूढ़े आते हैं, उसमें बच्चे आते हैं, उसमें महिलाएं होती हैं, उसमें दिव्यांग आते हैं, उसमें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, जो इकोनॉमिक रूप से गरीब हैं वो भी आते हैं। इन सभी लोगों को यदि इनके साथ अन्याय होता है, इनके साथ कोई दुराचार किया जाता है, तो इन्हें गवर्नमेंट की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी एवं इन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये किया गया था, और ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आर्टिकल 39A के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काम की न्याय संगत दशाएं तथा प्रसूति का निःशुल्क अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ठीक है, काम की न्याय संगत दशाएं यानी काम की जो दशाएं, जो काम करने का जो माहौल है वो न्याय संगत होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। साथ ही निःशुल्क विधिक प्रसूति सहायता यानी कि आपकी जो डिलीवरीज है वो आपकी निःशुल्क की जाए, यदि आपके पास पैसा नहीं है, वो उसका अधिकार जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 42, अर्थात आर्टिकल 42 के तहत ये वाले अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं काम की न्याय संगत दशाएं। और यदि आपने देखा हो जननी एक्सप्रेस चलती है तो इसी चीज़ के लिए चलती है, जिसमें आपको जहाँ भी आप हैं वहाँ से आपको फ्री में लाया जाता है, आपका ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद आपको वापस घर में छोड़ने जाया जाता है, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। ये इसी आर्टिकल के तहत या इसी के तहत हमें ये अधिकार प्रदान किया गया है। आपने गाँव में देखा हो, गाँव में जननी एक्सप्रेस चलती है इस चीज़ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 39A, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45। ठीक है, इसके अनुच्छेद 45 में DPSP के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, यानी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान की बात कही है कि बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कितने वर्ष के लोगों को? तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 55 के तहत कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आया हुआ है और आ भी सकता है, इसलिए से आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बात यहाँ पे वन्य जीवों एवं पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। तो आपके ऑप्शन क्या है इसमें? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 48A। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, अनुच्छेद 48A, है ना। यहाँ पे क्या किया गया? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। अब क्योंकि इसमें भी 48 के तहत आगे ए लगा है, वो भी कैपिटल ए लगा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये संविधान में ये अनुच्छेद पहले से नहीं था, बल्कि इसे किसी संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया है। जब क्योंकि जोड़ा गया तो किसने किया, कब किया? तो दोस्तों इसे भी इंदिरा गांधी जी ने संशोधित किया था। और कब किया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि जो ये है 48A के तहत है, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है किसी भी प्रकार से डीपली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं तथा संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 49, यानी कि आर्टिकल 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लाल किला, इंडिया गेट, है ना, कुतुब मीनार और ताजमहल, इन सभी जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं या कोई वस्तु है, इन सभी के संरक्षण की बात आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में कही गई है। ये सभी हम सभी का कर्तव्य है, जितने भी लोग हैं इंडिया के, इन सभी का कर्तव्य है कि हम इन सभी चीज़ों का संरक्षण करें, इन सभी चीज़ों की सुरक्षा करें। तो ये किस में कही गई है? ये आर्टिकल 49 में कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, ये आपको पता ही होगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पे है। तो आपके मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 51A में, यानी कि अनुच्छेद 51
काम है की गई। अब क्योंकि ये भी कैपिटल में लिखा हुआ है दोस्तों, तो आपको मैंने फिर से बताया ये कब जोड़ा गया, तो इसे भी इंदिरा गांधी जी ने ही 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 21वें नंबर का क्वेश्चन है, 21वें नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन संवैधानिक किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 51, यानी आर्टिकल 51 में क्या क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का सरकार प्रयास करेगी, ठीक है, उसमें वृद्धि करेगी और उसका कर्तव्य भी है, उसका दायित्व भी है। तो इसकी बात कहाँ की गई है, इसकी बात की गई है अनुच्छेद 51 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात संविधान के अनुच्छेद 51 में की गई है। अब अनुच्छेद 51 होगा, भाग कौन सा होगा, तो भाग, क्योंकि DPSP है तो भाग 4 है, ये भाग 4 है। यदि बात कही गई कि किस हाँ भाग 4 में की गई है, और कहाँ पे है, तो ये DPSP में है। कहाँ पे है ये, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इस बात के बारे में बात कही गई है। तो इस प्रकार आपका इसमें बी ऑप्शन सही था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। साथ ही यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की वीडियो भी देखें ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। और दोस्तों आपका आई होप कि आपका MPPSC अच्छा गया होगा, और आप क्योंकि नवंबर में अगला MPPSC है तो अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे एवं पढ़ेंगे। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।